Good morning, student. Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Yesterday, I discussed with the chapter number 4, the Mughal Empire, and discussed with the who is the Mughal Emperor as Akbar, Humayun, Babur, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. Today, I discuss with the next part of the chapter number 4, the Mughal एम्पायर। मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन मतलब मुग़ल्स जो थे उन्होंने अपने ट्रेडिशन में किस तरह से अचीवमेंट ली। मुग़ल ने ऐसा क्या किया जिससे कि उसको अचीवमेंट मिली, वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। देखो, मुग़ल्स जो थे वी डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ द प्रेमिग्रेनेट्स वेयर द एल्डेस्ट सन इनहर्टेड एज द फादर स्टेट। मीन्स जो मुग़ल लोग थे वो इस बात के लिए एग्री नहीं थे कि जो भी किंगडम है उस किंगडम पर जो राज करे वो राजा का बड़ा बेटा होना चाहिए। मतलब जो एल्डेस्ट सन है, बड़ा बेटा है, वही राज्य का मालिक हो। ऐसा क्या था उस टाइम पर मुग़ल ट्रेडिशन में चलता था। पर जो आने वाली जनरेशन थी उन्होंने इस बात को ओबे नहीं किया। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल्स एंड तैमूर कस्टम। उन्होंने क्या किया, जो न्यू जनरेशन्स के मुगल्स थे उनको और तैमूर के कस्टम को उन्होंने क्या किया, फॉलो किया। और फॉलो उसमें क्या था, उसमें था कॉम्प्रिहेंसरी इनहेरिटेंस। मतलब कि जो भी राज्य था, जो भी किंगडम था, जितने भी उसके बेटे होते हैं राजा के, या जितने भी उसके आप बोल सकते हो जितने उसके वंशज हैं, जितने हकदार हैं, उन सभी में उस राज्य को क्या किया जाए, बांट दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और उस डिवीज़न के हिसाब पर हर एक पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाए। अब आगे स्टडी करेंगे रिलेशनशिप ऑफ द मुगल्स विद द अदर रूलर्स। देखो, मुगल्स जो थे उन्होंने इंडिया के अंदर काफ़ी लार्जेस्ट किंगडम को एस्टेब्लिश किया। अब किसी एक कास्ट के लिए या किसी एक पर्सन के लिए किंगडम को एस्टेब्लिश करना इजी टास्क नहीं होता। तो उसने इस टास्क को, जो कि डिफ़िकल्ट टास्क था अपने किंगडम को एस्टेब्लिश करना, उसने इसको इजी कैसे बनाया। इजी बनाने के लिए उसने क्या किया, रिलेशनशिप बनाए। और रिलेशनशिप कैसे बनाए, उसने क्या किया, मुग़ल कंपेनियन अगेंस्ट द अदर रूलर। मुग़ल ने क्या किया कि जो कंपेनियन, जो दूसरे लोग थे जो किसी के खिलाफ होते थे, उन्होंने कोशिश की कि वो उन्हें अपने राज्य में मिला लें। ठीक है, कई ऐसे राजा थे जिन्होंने मुग़ल की वॉलेंटी को एक्सेप्ट कर लिया। और मुग़ल्स ने क्या किया, उन्होंने राजपूत के साथ दोस्ती करने के लिए, उन्हें अपने राज्य में मिलाने के लिए उनकी डॉटर्स के साथ क्या कर ली, मैरिज कर ली, उनके साथ शादी कर ली। जिससे क्या हुआ कि जो राजपूत राजा थे वो भी मुग़ल्स के फेवर में हो गए। अब राजपूत जो थे उन्होंने क्या किया, रिसीव्ड हाई पोजीशंस इन द मुग़ल कोर्ट। जो मुग़ल कोर्ट था उसके अंदर राजपूत राजाओं ने क्या किया, हाई पोजीशंस ले ली। हाई पोजीशंस का मतलब है मिनिस्ट्री में पार्टिसिपेट करना। मतलब कोई मंत्री बन गया, कोई वजीर बन गया, कोई सेनापति बन गया। इस तरह से क्या हुआ कि मुग़ल्स ने अपने रिलेशनशिप को इंक्रीज़ किया और रिलेशनशिप के बिहाव पर एक लार्ज किंगडम को एस्टेब्लिश कर लिया इंडिया के अंदर। जब मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, अब एम्पायर बहुत बड़ा था, तो अकेला जो राजा था, किंग था, वो सभी पूरा का पूरा जितना भी किंगडम था उसकी केयर नहीं कर पा रहा था। इसलिए क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मनसबदार, जमींदार एंड सूबेदार। अब बात करेंगे सबसे पहले मनसबदारी सिस्टम क्या होता है। मनसबदार, हु वर मनसबदार्स। मनसबदार कौन थे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा जब मनसबदारी सिस्टम की बात करेंगे तो क्वेश्चन आएगा हु वर मनसबदार।
देखो, दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वर इनरोल्ड अ मनसबदार। जो कोई भी व्यक्ति मुगल्स की सर्विस को ज्वाइन कर लेता है उसको हम बोल देते हैं मनसबदार। अब मनसबदार कौन सा पर्सन होता है? द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। मनसब मीन्स अ पोजीशन ऑफ रैंक। देखो, मनसबदार क्या होता है? मनसबदार वो होता है जिसको मनसब अवेलेबल होता है। अब बोलोगे मनसब क्या होता है? मनसब क्या होता है? एक पोजीशन होती है, जैसे राजा महाराजा अधिराज कहा जाता था, ऐसे ही मनसब क्या होती है? एक पोजीशन ऑफ रैंक होती है। जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एक चौकीदार होता है, ठीक है, सॉरी, एक हवलदार होता है, हवलदार के बाद एक इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के बाद एक सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर के बाद डिप्टी होता है, ठीक है। इस तरह से पोजीशंस चलती हैं। ऐसे ही उस टाइम पर जिसके पास मनसब का ओहदा होता था उसे हम मनसबदार बोल देते थे। अब मनसबदार क्या करता था? वो अपॉइंट किया जाता था किस में से? अफ़गान में से, राजपूत में से, मराठास में से। सभी क्या करते थे? कोई अपनी अपनी मनसब की पोजीशन लेते थे और मनसबदार बन जाते थे। अब मनसबदार बनने का क्या बेनिफिट था वो हम स्टडी करेंगे मनसबदार सिस्टम में। देखो, इट वॉज अ ग्रेडेड सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो मनसबदार होता था मुगल की तरफ से उनको एक फ़िक्स रैंक अवेलेबल था। फ़िक्स रैंक मिलने से उसकी सैलरी भी फ़िक्स थी। अब सैलरी भी फ़िक्स थी तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी फ़िक्स थी। रैंक एंड सैलरी वर डेटरमिनेट बाय अ नंबरल वैल्यूज़ कॉल्ड अ जात। अब देखो, जिस तरह से किसी को सैलरी मिलती है, रुपीज़ में मिलती है, कैश में मिलती है, काइंड्स में मिलती है, बट उस टाइम पर मुग़ल एम्पायर में जो सैलरी मिलती थी उसको हम जात का नाम दे देते हैं। और इसमें क्या होता था? जितनी हायर जात होती थी उतनी ही हायर पोजीशंस होती थी, और जितनी हायर पोजीशंस होती थी उतनी ही हायर सैलरी हुआ करती थी। नोबल्स विद अ जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000 लैंड। अब जो उनका रैंक स्टार्ट होता था वो मिनिमम 1000 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 5000 तक वो रैंक जो था वो हायर जाता था। और जो मनसबदार हुआ करते थे उनके अंडर सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे वो आया करते थे। अब अकबर के टाइम में जो अकबर रेजिडेंस था उस अकबर के टाइम में 29 मनसबदार थे और उनका जो रैंक था वो 5000 जात था। इस तरह से क्या था? मनसबदारी सिस्टम चल रहा था। अब बात करेंगे कि मनसबदार करते क्या थे, फंक्शंस ऑफ द मनसबदार। देखो, द मनसबदार वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन a specific number of सवार और कैलीमैन टू इंक्रीज द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द रूलर। अब जो मनसबदार होते थे वो क्या करते थे? वो मेंटेन करते थे स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार। सवार का मतलब घुड़सवार, रथ सवार, कोई भी सवार हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे सेना में घुड़सवारों की जो क्वांटिटी थी, जो नंबर्स ऑफ मिलिट्री मेंबर्स थे वो ज़्यादा थी। तो मनसबदार को ये काम दिया गया था कि वो मैक्सिमम घुड़सवारों की सेना को तैयार करे। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज अ रिवेन्यू असाइन नोट अ लैंड इटसेल्फ कॉल्ड अ जागीर। अब बात करेंगे कि मनसबदार को और इनकम कहाँ से होती थी। देखो, एक तो मनसबदार को सैलरी प्रोवाइड होती थी, दूसरी मनसबदार को एक जागीर दी जाती थी। जागीर यानी एक लैंड का टुकड़ा, ठीक है, पीस ऑफ लैंड जिसको बोल सकते हैं, जिस पर उसका अपना राइट नहीं था, वो सिर्फ मुग़ल एम्पायर के अकॉर्डिंग उसको दी जाती थी ताकि वो उसके ऊपर से मिलने वाली रिवेन्यू को ले सके। जो रिवेन्यू वो लेता था, ठीक है, और करेक्ट द रिवेन्यू फॉर जागीर, जागीर जगह को बोला गया है यहाँ पे, पीस ऑफ लैंड को। मनसबदार डिड नॉट डिसाइड एन एडमिनिस्ट्रेटर देयर, दे सर्व्ड इन द सम अदर पार्ट ऑफ द जागीर। देखो, अब जो मनसबदार होता था उसको कई जगहों से रिवेन्यू मिलती थी, ठीक है। अब मनसबदार क्या करता था? दे सर्व्ड इन सम पार्ट ऑफ द मिलिट्री, वो मिलिट्री के भी कुछ पार्ट्स में
सर्विस करता था, जिसकी वजह से उसको वहाँ से भी इनकम मिल जाती थी। जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड। अब जो जागीरें थी, जो पीस ऑफ लैंड था, स्मॉल पीस ऑफ लैंड, वो इक्वली और रफली डिस्ट्रीब्यूटेड था। उससे क्या होता था, जो इनकम होती थी वो इक्वली टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। जितनी मनसबदार की सैलरी होती थी वो उतनी ही अपनी जागीर से इनकम भी बना लेता था। इस तरह से क्या हुआ, मनसबदार जितने भी थे उन्होंने इनकम का सोर्स ज़्यादा बना लिया। अब इनकम का सोर्स जब ज़्यादा बन गया तो कैसे बना, करप्शन से। उन्होंने ज़बरदस्ती जो लैंड पे वर्क कर रहे थे उनसे मनी लेना शुरू कर दिया। अब बात करें जब्त क्या होता है। जब्त वाज अ रिवेन्यू सिस्टम अंडर विच ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू अ रिवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रिवेन्यू रेट्स फॉर अ इंडिविजुअल क्रॉप। अब देखो जब्त क्या होता है, जिस तरह से टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, या रेंट बोल सकते हैं हम इसको, ऐसे ही लैंड पर उस टाइम पे जो रेंट लिया जाता था उसे जब्त बोला जाता था। ठीक है, अब वो जितने भी मनसबदार थे वो क्या करते थे, लैंड के ऊपर जितनी भी क्रॉपिंग होती थी, जितनी भी फसल होती थी, वो उसके हिसाब से क्या कर लेते थे, रेंट ले लेते थे। उसको हम बोलते थे जब्त। अकबर रिवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, देखो अकबर जो था वो काफ़ी इंटेलिजेंट किंग हुआ अपने टाइम में, और जो अकबर का मिनिस्टर था टोडरमल, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट था। उसने नए नए वर्किंग मेथड्स सर्च किए जिससे कि इनकम ज़्यादा हो सके। उसने 10 ईयर तक क्रॉप यील्ड्स एरिया का सर्वे किया और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि किस तरह से हम लैंड पर टैक्स ले सकते हैं जिससे कि गवर्नमेंट को इनकम हो सकती है। देखो अब इसमें हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है चैप्टर में, अभी हमने लास्ट प्रीवियस कंटेंट में स्टडी किया कि अकबर के पास 29 मनसबदार थे, ठीक है, और वो 29 को 5000 रैंक के हिसाब से सैलरी अवेलेबल थी। बट औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ कि वो मनसबदार थे वो इंक्रीज़ हो गए, 29 से कितने हो गए, 79। अब ऐसा होने से क्या हुआ कि इतनी जागीरें तो थी नहीं जितनी कि मनसबदार रेडी हो गए। अब वो मनसबदार क्या करने लगे, वो वेट करने लगे कि कब उनको जागीर मिलेगी। एज अ रिजल्ट दे हैड टू अवेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर। Actually, revenue collected from the Jagir was often less than the guaranteed sum. अब क्या था, एक्चुअली जो रिवेन्यू उनको कलेक्ट होती थी जागीर से वो जितनी गारंटीड थी उससे कम भी हो सकती थी और उससे ज़्यादा भी हो सकती थी। ऐसा क्यों होता था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो भी क्रॉपिंग होती थी, जो भी एग्रीकल्चर था प्रीवियस टाइम में, वो सारा का सारा डिपेंड ऑन नेचर था। अगर रेन अच्छी होती है तो क्रॉपिंग अच्छी होगी, अगर रेन अच्छी नहीं होगी तो क्रॉपिंग अच्छी नहीं होगी। एज अ रिजल्ट जागीरदार और मनसबदार स्टार्टेड इलेक्टेड एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल। इससे क्या हुआ, जो औरंगजेब के टाइम में जितने भी जागीरदार थे और मनसबदार थे, उन्होंने विदाउट सोशल वेलफेयर जितना भी वो रेंट, जितना भी वो टैक्स ले सकते थे पीजेंट से, अदर पर्सन से, स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर ले सकते थे, उन्होंने सब वो लेना शुरू कर दिया। अब उन्हें कोई मैटर नहीं था कि क्रॉपिंग अच्छी हुई या नहीं हुई, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब वाज अनएबल टू कंट्रोल दिस। औरंगजेब को सब पता चल गया कि जो मेरे मनसबदार हैं और जागीरदार हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं, पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पब्लिक को हार्म कर रहे हैं। बट औरंगजेब से ये चीज़ कंट्रोल नहीं हुई, जिससे कि जितने भी पीजेंट थे, जितने भी किसान थे, वो सारे क्या हो गए, सफ़र हो गए। मतलब सफ़र्ड कह सकते हो कि वो परेशान हो गए। ठीक है, अब बात करेंगे सूबेदार एंड सूबा। अब देखो अब्दुल फजल जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो मुग़ल एम्पायर था वो डिवाइड किया गया था सूबेस में। सूबेस मतलब राज्य में।
जैसे भारत है उसके अंदर कितने राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, 28 स्टेट आप स्टडी करते हैं। सेम वैसे ही अब्दुल फजल जो कि मुग़ल एम्पायर के हेड रहे, उन्होंने क्या किया, मुग़ल एम्पायर को सूबेस में बांट दिया और सूबेस पे एक पर्सन रख दिया जिसको सूबेदार का नाम दिया गया। वो सूबेदार क्या करता था, उस एरिया की पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिकली सभी चीज़ों की देख रेख क्या करता था, केयर टेकर उसे बना दिया। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अच्छे से। देखो, जैसे इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री है, उसके अंदर 28 स्टेट हैं और हर एक स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हरियाणा है, हरियाणा में जो हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं, तो उनके अंडर में हरियाणा चलता है। अब हरियाणा के अंदर भी कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो लार्ज एरिया होता है, जो लार्ज किंगडम है, वो एक पर्सन अकेला वर्किंग उसमें नहीं कर सकता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सेम ऐसे ही उस टाइम पे जो किंगडम था उसको मुगल्स ने सूबास में बांटा था और सूबे के जो प्रधान होते थे, मंत्री हुआ करते थे, उनको हम सूबेदार का नाम दे देते थे। अब ये जो सूबेदार थे वो क्या करते थे, सूबेदार सेम वैसे ही काम करते थे जैसे कि मनसबदार काम करते थे। अब हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि आपने लेसन नंबर 3 दिल्ली सल्तनत स्टडी किया था और अब हमने स्टडी किया मुग़ल एम्पायर। लेसन नंबर 3 और 4 में हमें कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो सेम है, बट हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि लेसन नंबर 3 में तो ये चीज़ थी और लेसन नंबर 4 में ये। तो हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा स्टडी करना। देखो, लैंड वाज कॉल्ड, दिल्ली सल्तनत में जो लैंड थी उसको इक्ता कहा जाता था और जो मुग़ल एम्पायर में लैंड थी उसको हम जागीर और सूबा बोलते हैं, ठीक है। गवर्नर ऑफ लैंड, जो दिल्ली सल्तनत में लैंड का गवर्नर होता था उसको हम इक्तादार और मुफ्ती बोलते थे, ठीक है। और अब यहाँ क्या बोलते हैं, मुग़ल एम्पायर में मनसबदार और जागीरदार एंड सूबेदार, ठीक है। अब ये काम क्या क्या करते थे, इनके फंक्शंस क्या क्या थे। देखो, जो इक्तादार था वो टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है, और क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेट करता था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, सभी केयर टेकर की तरह उसकी पूरी देख रेख करता था। पेड सैलरी टू द सोल्जर्स फ्रॉम द टैक्स दे कलेक्ट, वो क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता था और जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी सिपाही थे, उन सबको क्या करता था, वो सैलरी प्रोवाइड करता था। इक्तादार लिव्ड इनसाइड द इक्ता एंड दे रूल, वो इक्तादार क्या करता था, अपने ही इक्ता में रहता था और वहाँ पर क्या करता था, अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करवाता था लोगों से। अब बात करें मुग़ल एम्पायर की, तो उसमें इक्तादार की जगह कौन हो गया, मनसबदार। वो क्या करता था, अपने जागीर से सैलरी कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था और क्या करता था, जो सोल्जर्स होते थे, जो घुड़सवार की सेना रेडी की गई थी, वो उन सभी को क्या करता था, सैलरी प्रोवाइड करता था। फिर बात करते हैं सूबेदार की। सूबेदार क्या करता था, सूबेदार अपने सूबा को गवर्न करता था, मेंटेन करता था, लॉ एंड ऑर्डर बनाता था और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता था। अब मनसबदार की बात करें तो मनसबदार नेवर लिव्ड इन देयर जागीर। देखो, इक्तादार अपनी जागीर इक्ता में रहता था, लेकिन मनसबदार क्या था, वो जागीर में नहीं रहता था, जबकि जो सूबेदार था वो सूबे में, सूबा जो उसकी थी, मतलब सूबा जिसको बोल सकते हैं कि जो उसका एरिया था वो उसी में ही रहता था। अब लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, द मुग़ल एम्पायर इन द 17th इन द सेंचुरी एंड आफ्टर। 17वीं शताब्दी के अंत तक जो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल साम्राज्य था, वो कैसा था, ठीक है, और उसके बाद वो कैसा रहा। अब हमें पूरा चैप्टर मुग़ल एम्पायर का स्टडी करने के बाद ये हम श्योर हो गए कि मुग़ल एम्पायर में जितने भी मुग़ल्स किंग्स हुए, उन्होंने अपने एरिया की इनकम को, ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए जितना भी वो वर्क कर सकते थे, जितने फंक्शंस कर सकते थे, उन्होंने वो सभी फंक्शंस
किए, जिससे क्या हुआ, मुगल ने एक मिलिट्री रेडी कर ली। मिलिट्री में उसकी क्या थी, एफिशिएंसी थी। और जब मिलिट्री उसकी रेडी हो गई तो अदर्स जो भी साम्राज्य थे उस टाइम पे, उसमें उनका दबदबा जो था वो बढ़ गया, यानी मुगल्स की जो पावर थी वो बढ़ गई। और मुगल ने अपने किंगडम को इंक्रीज करने के लिए राजपूत राजाओं की बेटियों से क्या कर ली, शादी कर ली, जिससे क्या हुआ कि राजपूत जितने राजा थे वो भी उनके साथ मिल गए, जिससे कि मुगल्स की पावर जो थी वो इंक्रीज़ हो गई। और मुगल्स ने क्या किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उसने अपने एरिए को मनसबदारों के ज़रिए अलग अलग तरीके से काम करवाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग होने के कारण मुग़ल एम्पायर ने 17th सेंचुरी तक एक गुड ग्रोथ, जिसको बोलते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो थी वो अडोप्ट कर ली थी। अब अच्छी ग्रोथ होने की वजह से जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो भी क्या हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी के इंक्रीज़ हो जाने से उसकी जो रिवेन्यू थी, उसकी जो इनकम थी वो भी क्या हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी। अब इनकम इंक्रीज़ हो जाने से, फैसिलिटी इंक्रीज़ हो जाने से जो अदर कंट्रीज़ थी वो क्या हो रही थी, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और जब कोई चीज़ किसी की तरफ अट्रैक्ट होती है तो वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है। सेम ऐसी जो फॉरेन कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो इंडिया में इन्वेस्ट करने से क्या हुआ, जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोड्यूसर थे, या प्रेजेंटली वहाँ के जो आर्टिस्ट थे, उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिला। नेटसल अगर कंक्लूज़न निकालें इस चैप्टर का, तो हमने इस चैप्टर में स्टडी किया कि जो मुग़ल एम्पायर था उसने एक लॉन्ग टाइम तक इंडिया पे राज किया, अपनी पावर्स को उसने इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से उसने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, और लार्ज एरिया में उसने क्या किया, अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री में मुगल्स ने अपना नाम जो है वो अपनी फेम और फेमस, मतलब अपने काम से, अपने फंक्शन से अपने आप को फेमस कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आई थिंक you read this chapter carefully and listen this video. Tomorrow I will come back with the new chapter, chapter number 5. Thank you student, have a nice day, take care.